नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, जो कि विपक्ष को एकजुट करने के अभियान के तहत दिल्ली में 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। अब वो पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। इस दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, वो विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, जिसमें राहुल गांधी, शरद पवार, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, सीताराम येचुरी, डी राजा समेत कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। इस दौरान जब उनसे विपक्ष के चेहरे के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो विपक्ष के नेता नहीं होंगे, वो सिर्फ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो तस्वीर बिल्कुल अलग ही होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने अपने पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि प्रशांत किशोर को बिहार के विकास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उन्हें शायद अंदर से बीजेपी में रहने या उनको मदद करने का मन होगा। वो आदमी तो मेरे साथ आया ना, लेकिन बाद में हम सुझाव दिए कि ये सब काम वो सब छोड़िए, नहीं माने। दूसरा देश भर में कितना पार्टी का काम करते रहे, तो उसका वो धंधा है। अब बिहार में वो अपना जो करना चाहिए करे ना भाई, उससे क्या मतलब है? उसके स्टेटमेंट का कोई अर्थ नहीं। एक बात जान लीजिए, आप उसके बोल रहे हो उनके बारे में, तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। तो हाँ, ये लोग को मालूम है अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या? 3 दिन और आप जान लीजिए, अगर कोई इस तरह की बात बोलता है तो आप समझ लीजिए मन होगा कुछ, बीजेपी के साथ रहने का मन होगा, बीजेपी का भीतर से मदद करने वाला मन होगा। नीतीश कुमार साफ तौर पर प्रशांत किशोर पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं उनका मन होगा अंदर से बीजेपी का समर्थन करने का, उनका साथ देने का। और वहीं चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पलटवार करते हुए नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। जो बिहार में अभी हुआ है, नीतीश जी अभी तक तो 1 महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी 1 महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। मैंने अपने वक्तव्यों में ये जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके बाद भी इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि मैं बिहार में जो घटना हुई है, राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला है, उसको स्टेट स्पेसिफिक, राज्य की घटना मानता हूं। इससे देश की राजनीति पर कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा ऐसा मेरी समझ से संभव नहीं है, लेकिन प्रयास करने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। तो 2024 से पहले हर कोई अपने अपने स्तर पर राजनीतिक प्रयोग कर रहा है। अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। उन्होंने मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा की शुरुआत की। अब से कुछ देर में दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत हो जाएगी इस यात्रा की। अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। हरियाणा के आदमपुर से ये यात्रा शुरू होने जा रही है। आपको बता दें, हरियाणा विधानसभा से विधायक के तौर पर कुलदीप बिश्नोई के इस्तीफे के बाद आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना तय है, जिसके मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री का हिसार दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बिश्नोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। आदमपुर सीट को बिश्नोई का गढ़ माना जाता है। इससे पहले बुधवार को अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को हिसार से अरविंद केजरीवाल ने, आपको बता दें, कि अपनी पार्टी के मेक इंडिया नंबर 1 अभियान की शुरुआत की है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। अरविंद केजरीवाल की मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा आज से शुरू हो रही है। मैं अभी हरियाणा के हिसार के आदमपुर में हूं। यहीं से मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा अरविंद केजरीवाल की शुरू होगी। साथ में अरविंद केजरीवाल के भगवंत मान भी होंगे और ये जो यात्रा होगी, एक तरह का ये रोड शो होगा। इस रोड शो के बाद एक जनसभा को भी अरविंद केजरीवाल भगवंत मान संबोधित करेंगे। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता हो, वो कोई भी अगर काम करता है तो उसमें हम ये उम्मीद करें कि कोई राजनीतिक मकसद नहीं होगा, तो ये तो खुद ही एक तरह की ऐसी बात है जिसको माना नहीं जा सकता। तो जो मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा है वो आदमपुर से शुरू हो रही है। इसके राजनीतिक मायने हैं। मायने क्या हैं? मायने ये हैं कि आदमपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है। वो इसलिए होना है क्योंकि आदमपुर से जो कांग्रेस के विधायक हुआ करते थे कुलदीप बिश्नोई, वो अब बीजेपी में चले गए हैं। तो अब ये सीट हो गई है खाली, यहाँ पर होना है विधानसभा का उपचुनाव। तो आम आदमी पार्टी ये उम्मीद कर रही है कि
अगर वो इस विधानसभा उपचुनाव में कुछ कमाल कर पाती है तो एक बड़ा संदेश देने में वो कामयाब हो सकती है। अगर वो हरियाणा में इस तरह से, हरियाणा की विधानसभा में इस तरह से एंट्री कर पाए तो एक बड़ा संदेश वो देने में कामयाब हो पाएगी कि पहले उसने दिल्ली जीता, फिर पंजाब जीता, गुजरात में उन्होंने जो है नगर निगम में मुख्य विपक्षी पार्टी सूरत में वो बन गए हैं, गोवा में आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। तो इस तरह से जो आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है खुद को बीजेपी का विकल्प साबित करने की, राष्ट्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी का विकल्प साबित करने, खुद को विकल्प साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो एक बड़ा संदेश देने में आम आदमी पार्टी कामयाब हो सकती है। अगर वो आदमपुर में कुछ कमाल दिखा पाती है तो आदमपुर में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और माना यह जा रहा है कि सत्येंद्र सिंह जो हैं, संभव है कि वो आम आदमी पार्टी से जो आदमपुर में विधानसभा का उपचुनाव होना है वो उम्मीदवार हों, क्योंकि कल ही सत्येंद्र सिंह को अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करवाई है। सत्येंद्र सिंह 2014 में यहाँ से आदमपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और इस समय पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, फिर वो बीजेपी में आ गए थे। इस समय बीजेपी के जो किसान सेल है हरियाणा का, उसके वो उपाध्यक्ष थे, तो वो अब आम आदमी पार्टी में आए हैं। संभव हैं वही आदमपुर से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार बने। तो शुरुआत हो रही है मेक इंडिया नंबर 1 यात्रा की, अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की हरियाणा के आदमपुर से। इसके बाद ये बताया गया है कि ये कांग्रेस की यात्रा से कुछ अलग है। कांग्रेस की यात्रा एक बार में ही चलनी शुरू होगी, लेकिन ये यात्रा जो है इसके तहत अरविंद केजरीवाल देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे और कोशिश होगी कि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी का विकल्प खुद को साबित किया जाए। आदमपुर से अपने कैमरा सहयोगी राकेश सिंह के साथ में शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। चलिए महाराष्ट्र की सियासत की भी बात करते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में जो हुआ, बीजेपी उसका दर्द अभी तक नहीं भूली है। आई सत्ता हाथ से निकलने का झटका इतना बड़ा रहा कि अब बीजेपी उद्धव सेना से उनके गढ़ बीएमसी को हथियाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। शिवसेना के कब्जे में रही करीब 45,000 करोड़ के बजट वाली देश की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी का चुनाव बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ेगी। अपनी स्थापना के बाद शायद पहली बार शिवसेना इतनी कमजोर यहां पर दिख रही है। बीजेपी और शिंदे की सेना मिलकर लड़ेंगे बीएमसी चुनाव। देवेंद्र फडणवीस ने गठबंधन पर स्थिति साफ करते हुए नागपुर में इसका ऐलान कर दिया। ये बिल्कुल साफ शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ, मुंबई महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और ओरिजिनल शिवसेना यानी शिंदे जी की शिवसेना हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का परचम, हमारा भगवा, ये निश्चित रूप से मुंबई महानगर पालिका पे लहराएगा। एमएनएस मुखिया के साथ मुलाकातों के बीच जब अटकलें लगी कि शिंदे सेना और एमएनएस एक साथ और बीजेपी अकेले बीएमसी चुनाव लड़ेगी, तो फडणवीस ने कहा सब पतंगबाजी है। असं आहे, मला देखील खूप मजा येते ज्यावेळेस तुमची पतंगबाजी मी पाहतो। ये सब अफवाह है, इस पर ध्यान न दें, सब पतंगबाजी है। ज्याला जे मनात येईल तसं इंटरप्रिटेशन करतो। 2019 में जीतकर भी सत्ताहारी बीजेपी उद्धव ठाकरे से सियासी बदले का हर दांव खेल रही है। शिवसेना में टूट और सत्ता पलट के बाद बीएमसी हथियाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद रणनीतिकार की भूमिका में सक्रिय हैं। 2 दिन की यात्रा पर मुंबई पहुंचे शाह ने मिशन मुंबई 150+ का टारगेट दिया और बैठक में उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की बात कही। बीएमसी की कुल 227 सीटों में शिवसेना के 97 पार्षद, बीजेपी के 80, कांग्रेस के 29, एनसीपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 6 पार्षद हैं। जाहिर है कि बीजेपी शिवसेना से ज्यादा पीछे नहीं है, लेकिन उद्धव गुट महाविकास आघाड़ी गठबंधन में बीएमसी की लड़ाई लड़ेगा या अलग, इस पर आपसी रस्साकशी काफी दिनों से चल रही है। बीएमसी चुनाव में महाविकास आघाड़ी साथ है या नहीं? नहीं, मूल इशू अभी नहीं है। जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होते उसके बारे की चर्चा भी अभी तक कुछ नहीं हुई है और तब वहाँ का जो भी स्थिति रहेगी उसके आधार पर हम लोग निर्णय लेंगे और हम लोग हमारी खुद की तैयारी हमने शुरू कर दी है। बीएमसी चुनाव के लिए अब शिवसेना कितनी ताकत झोंक रही है और महाविकास आघाड़ी कितनी साथ? बीएमसी के लिए अगर आप देखें तो आज मैं चुनाव की बात नहीं करूंगा। अभी जो गद्दार है वो आगे ढकलना चाहते हैं चुनाव को, वो डर गए हैं चुनाव से। लेकिन यही बात है कि अगर आप देखें तो मुंबई हमारे साथ खड़ी रहेगी।
शिवसेना लगभग 25 वर्षों से बीएमसी पर शासन कर रही है। बीजेपी अब शिवसेना से इस गढ़ को छीनने की तैयारी कर चुकी है। सड़कों पर उद्धव सेना और बीजेपी बैनर वॉर में लगे हैं। देखने वाली बात है राज्य में बदले हालात में उद्धव ठाकरे अपने इस बचे गढ़ को बचाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाते हैं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।